Hello guys, I am Dr. Ashok Tripathi. Welcoming you on my channel History, Culture and Research Methodology. आज हम लोग चर्चा करेंगे प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन कालीबंगा की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। मित्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के डाल रखी हैं। अब सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित बहुत सारे दूसरे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, खास करके एनईपी में भी, और उसके अलावा बहुत सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आईएएस पीसीएस वगैरह के जो है उनमें भी जो सिलेबस है उनमें प्री हड़प्पन सोसाइटीज़ के बारे में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो कालीबंगा की जो सभ्यता थी वो एक प्री हड़प्पन सेटलमेंट था, तो उसकी क्या विशेषताएं थी इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। कालीबंगा की सभ्यता ने राजस्थान के इतिहास को काफ़ी पीछे ढकेल दिया है तथा उसे उसी प्रकार ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बना दिया है जिस प्रकार सिंधु सभ्यता ने भारत को विश्व में महत्वपूर्ण बना दिया है। कालीबंगा का जो पुरा स्थल है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। सरस्वती नदी, जिसे घग्गर नदी कहते हैं, पहले उसको जो है सरस्वती नदी कहा जाता था, कि उसके बाएं तट पर स्थित है। आजकल इसमें नदी में जल नहीं है, लेकिन लगभग ऐसा माना जाता है कि आज के 4-4.5 हजार साल पहले ये भी जो है पूरी तरह से, मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि सदा नीरा थी, यानी कि इसमें बहुत जल था और ये बहा करती थी। कालीबंगा दिल्ली से, यानी जो भारत की राजधानी है, वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। और जैसा कि मैंने कहा कि सभ्यता घग्गर नदी, जैसे प्राचीन सरस्वती भी कहते हैं, उसके तट पर विकसित थी। और सरस्वती और दृशद्वती नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। संभवतः ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना भी सरस्वती नदी के किनारे पर की गई थी, जैसा कि ऋग्वेद पढ़ने पर पता चलता है। आधुनिक समय में यह नदी सूखकर विलुप्त हो गई है। कालीबंगा सभ्यता की खोज के बारे में बात करें तो 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग जो था भारत सरकार का, उसने यहाँ पर कई चरणों में खुदाई का काम प्रारंभ किया। 1951 ईस्वी में या 1952 में अमलानंद घोष ने इसे सर्वप्रथम चिन्हित किया था और यहाँ पे खुदाई का काम प्रारंभ किया था। वो अमलानंद घोष ने कालीबंगा के जो पुराने टीले थे उनको खोजा। उसके बाद अनेक पुरातत्वशास्त्रियों की देखरेख में 1961 से 1969 तक यहाँ खुदाई की गई। इस काम में पुरातत्वशास्त्री श्री बीवी लाल, जो कि बहुत जाने माने पुरातत्वशास्त्री थे, उन्होंने बहुत सारे प्राचीन भारत के पुरास्थलों की खोज की है। श्री बीके थापर, एमडी खरे, श्री केएन श्रीवास्तव और श्री एसपी जैन आदि ने यहाँ की खुदाई में भाग लिया। यहाँ पर प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। कालीबंगा की खुदाई का काम 5 स्तरों तक किया गया है और प्रथम द्वितीय स्तरों को प्राक हड़प्पा कालीन और तीसरे चौथे 5वें स्तरों को हड़प्पा का समकालीन माना गया है। तो खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के आधार पर यहाँ एक अत्यधिक विकसित सभ्यता का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर 6 प्रकार की पात्र परंपराएं मिली थी। अधिकांश पात्र चाक पर निर्मित और पतली गर्दन वाले हैं, जैसे सुराही होती है पतली गर्दन वाली। लाल गुलाबी बर्तनों पर काले रंग के अथवा यदा कदा श्वेत रंग के मिश्रण से अलंकरण भी दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ज्यामितिक आकार के डिज़ाइंस यहाँ पे मिलती हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तितली, मछली, हिरण, जंगली बकरे, सांड आदि यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा लघु पाषाण उपकरण, मनके, खिलौना, गाड़ी के पहिए, कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ, सिलबट्टे आदि भी मिले हैं। तो इस प्रकार से कालीबंगा
का उत्खनन जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और उस काल के इतिहास के ऊपर यहाँ मिले जो साजो सामान है उनसे काफ़ी प्रकाश पड़ता है। तो इनकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। सबसे पहले हम नगर निर्माण योजना की बात करें तो कालीबंगा की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। खुदाई में यहाँ प्राचीन नगर होने के प्रमाण मिले हैं और नगर का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। नगर एक परकोटे के भीतर बसा हुआ था और जो परकोटा था या आप सुरक्षा प्राचीर भी कह सकते हैं, वो काफ़ी चौड़ी दीवार थी। वो लगभग जो है 1.90 मीटर चौड़ी थी और 20 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं कि लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर मोटी ईंटों से इसका निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार ईंटों की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात 1:3 का था। मकानों की तल योजना प्रौढ़ हड़प्पा के मकानों के अनुरूप ही थी। तो नगर के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 239 मीटर थी, किंतु उत्तर से दक्षिण की लंबाई ठीक से बता पाना मुश्किल है। मकानों की कतारों के बीच में सड़कें और गलियां पाई गई हैं जो उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। मार्गों की चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर तक थी। सड़कों को पक्का बनाने का प्रयास भी किया गया था। इन सड़कों को देखने से ऐसा लगता है कि उनकी देखरेख के लिए कोई विभाग अवश्य रहा होगा। मार्गों पर स्थान स्थान पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए रक्षा स्तंभ भी लगाए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कालीबंगा में नगर निगम जैसी कोई संस्था जो है वो कार्य करती रही होगी। भवन निर्माण की बात करें, यहाँ पे जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हमें बहुत सारे मकान या भवन मिलते हैं, उसी प्रकार से कालीबंगा में भी मिले हैं। कालीबंगा नगर के चारों ओर सुरक्षा के लिए, जैसे मैंने अभी कहा कि 1.90 मीटर चौड़ी एक प्राचीर थी जो 30, 15 और 10 सेंटीमीटर आकार की ईंटों द्वारा निर्मित थी, यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो कालीबंगा के मकान पत्थर और मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। इन ईंटों का आकार 30 सेंटीमीटर लंबा होता था, 15 सेंटीमीटर चौड़ा होता था और 7.5 या 7.5 सेंटीमीटर मोटा होता था। तो ईंटों की चिनाई के बाहर मिट्टी के गारे का प्लास्टर भी कर दिया जाता था। प्रत्येक मकान का निकास कम से कम 2-3 मार्गों पर होता था। प्रत्येक मकान के आगे चबूतरे बने हुए थे। मकान के भीतर एक आंगन और उसके 3 तरफ कमरे बने हुए थे। किसी किसी मकान की फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है, किंतु अधिकांश मकान में कच्चे फर्श पाए गए हैं। मकान की छतें लकड़ी और खपरेल का प्रयोग, खपरेल जो है जिसे आप क्ले टाइल्स कहते हैं अंग्रेजी में, मकान की छतें लकड़ी और खपरेल के प्रयोग से बनाई जाती थी। मकान में चूल्हे भी मिले हैं। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। सिंधु सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, किंतु कालीबंगा में अधिकतर धूप में सुखाई ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो ये जो नगर था वो एक ऊंचे टीले पर अवस्थित था। एक निम्न नगर भी था जो कि जिसके अवशेष हमें पूर्वी टीले से प्राप्त हुए हैं। तो मित्रों, जल निकास की व्यवस्था यहाँ भी हमें दिखाई पड़ती है। कालीबंगा की जल निकास व्यवस्था यद्यपि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह सुनियोजित नहीं थी, फिर भी मकान से गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था थी। मकान के बाहर बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते थे जिनमें गंदा पानी गिरता था। नालियों में पक्की ईंटों अथवा लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। गंदा पानी चारों ओर फैलने से बचने के लिए एक विशेष प्रकार के गोलाकार मिट्टी के भांड का प्रयोग किया जाता था। तो जो मुख्य जो दुर्ग था यहाँ का, उसके दक्षिणी भाग में ऊंचे चबूतरे पर ऐसा लगता है कि पूजा के लिए वेदिकाएं बनी हुई थीं जिनका दिक् विन्यास मूल दिशाओं में था। प्रत्येक वेदिका स्वतंत्र थी और मध्यवर्ती मार्ग से उनकी स्वतंत्र पहुंच थी।
संभवतः ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां और चबूतरों का भी प्रावधान था। तो इनके ऊपर एक दूसरे से सटे हुए 7 अग्निकुंड मिले थे जो आयताकार थे तथा भूमि में धंसे हुए थे। अंदर की ओर मिट्टी का प्लास्टर था। प्रत्येक में एक मिट्टी का पट्ट था जिसके किनारे राख, कोयले तथा मिट्टी के पिंड पड़े हुए थे। एक अन्य चबूतरे पर एक आयताकार पकी ईंटों से बना हुआ कुंड था जिसमें मवेशियों की हड्डियां तथा सींग इत्यादि प्राप्त हुए हैं। संभवतः हो सकता है, कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि इनका संबंध पशु बलि से रहा होगा। और तो इसी तरह से घर ज़्यादातर आवासीय घर थे और यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ घरों को देख करके कि संभवतः पुजारियों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों इत्यादि के लिए होंगे। मतलब जो घर थोड़ा ज़्यादा अच्छे थे तो उनके बारे में पुरातत्व विज्ञानी यही कहते हैं। आवास जो है वो सड़कों के दोनों ओर बने हुए थे और सुरक्षात्मक दीवार जो बनाई गई थी उसके बाहर भी आबादी थी, किंतु वहाँ पे अभी विशेष उत्खनन नहीं हो सका है। अब आइए हम बातचीत करते हैं कालीबंगा से प्राप्त जो दूसरी सामग्रियां हैं। तो खुदाई में मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन पाए गए हैं जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। फैब्रिक ए, फैब्रिक बी, फैब्रिक सी, फैब्रिक डी, फैब्रिक ई और फैब्रिक एफ। तो फैब्रिक ए श्रेणी के बर्तन अधिक सुंदर नहीं थे। इन्हें लाल या गुलाबी रंगों से पोत दिया जाता था तथा सजावट के लिए उन पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींच दी जाती थी। इन बर्तनों में कलश, सकोरे, गहरी कटोरियां आदि थी। फैब्रिक बी श्रेणी के बर्तन चाक पर बने थे और बहुत सुंदर होते थे। इनके ऊपरी भागों पर लाल परत चढ़ाई जाती थी कलर की। पेंदी के अलावा बर्तन के शेष भाग को रेतीले मिट्टी के घोल से खुरदुरा बना दिया जाता था। तीसरी श्रेणी के बर्तन यानी कि फैब्रिक सी श्रेणी के जो बर्तन थे बैगनी या लाल रंग के होते थे। और इस श्रेणी के बर्तनों में चपटी, पेंदी के घड़े, सीधी किनारे की कटोरियां तथा थाली आदि उल्लेखनीय है। फैब्रिक डी श्रेणी के बर्तन अधिक मोटे तथा मजबूत होते थे। इस श्रेणी के मिट्टी के तसले, घड़े तथा कटोरियां आदि मिली हैं। फैब्रिक ई श्रेणी के बर्तनों में तसले, मटके, ढक्कन, कटोरियां, थालियां और पूजा के पात्र आदि रखे गए हैं। तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ पर जो है 6 प्रकार की पात्र परंपराएं मिली हैं जिन्हें ABCD इस तरह से फैब्रिक ABCD ई नाम दिया गया है टेक्निकल टर्म्स में। तो अंतिम श्रेणी के बर्तन सलेटी रंग के हैं, किंतु इन बर्तनों पर अलंकरण नहीं किया गया है। सभी श्रेणियों के बर्तनों की जांच करने पर हमें कालीबंगा के लोगों के कला प्रेम की जानकारी प्राप्त होती है। यह बर्तन फूलों, पत्तियों तथा पशु पक्षियों के आकृतियों से अलंकृत किए गए हैं। जैसे पशु पक्षी, तितली, मछली, हिरण, जंगली बकरे, सांड आदि जो है इन सब से अलंकृत किए गए हैं। तो इनके अतिरिक्त लघु पाषाण उपकरण, मनके, खिलौना, गाड़ी के पहिए, मिट्टी की मूर्तियां, सिलबट्टे आदि भी मिले हैं जिनका जिक्र आगे भी हम करेंगे। तो कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों में बर्तनों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं भी पाई गई हैं जैसे खिलौने, मिट्टी की मोहरें, चूड़ियाँ, मापतौल के बाट, तांबे की चूड़ियाँ, चाकू, तांबे के औजार, कांच की मड़ियाँ आदि। सिंधु घाटी की तरह यहाँ भी मोहरों पर एक लिपि पाई गई है। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि के अक्षर भी एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए जान पड़ते हैं। सिंधु लिपि की तरह यह लिपि दाएं से बाएं तरफ लिखी हुई प्रतीत होती है। दाह संस्कार की बात करें तो यहाँ कब्रगाहें भी मिली हैं हमें। कालीबंगा के दुर्ग से 300 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में कब्रिस्तान भी मिला है। शवों को दफनाने की 3 प्रकार की पद्धतियां थी। आयताकार अथवा अंडाकार गड्ढों में शव को सीधा लिटा देना, वृत्ताकार गड्ढे में शवाधान करना, आयताकार अथवा अंडाकार गड्ढों में मिट्टी के बर्तनों में रखकर शवों को दफनाना। तो ये जो कब्रगाह चिन्हित किया गया है, यहाँ जैसे मैंने बताया कि 3 प्रकार से दाह संस्कार की विधि हमें मिलती है।
तो दूसरी और तीसरी प्रकार की कब्रों में शव नहीं मिले हैं। अतः पुरातत्व शास्त्रियों का मानना है कि संभवतः एक प्रतीकात्मक शवाधान के रूप में रहे होंगे। तो प्रथम आकार की कब्र में शवों को सीधा लिटाया जाता था, उसका सर उत्तर की ओर तथा पैर दक्षिण की ओर रखा जाता था। सर के पास मिट्टी के पात्र रखे जाते थे। एक कब्र में तांबे का दर्पण भी मिला है। अस्थि पंजरों की जांच से कुछ उपयोगी जानकारियां हमें जो है प्राप्त होती हैं। यह अनुमान किया जाता है कि दफनाने के बाद संभवतः कब्र को खुला छोड़ देते थे और बाद में पुनः सांकेतिक संस्कार करते थे। अब कालीबंगा से प्राप्त जो अन्य उपकरण हैं उन पर चर्चा करें। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के कुछ यानी प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स वहाँ मिले हैं और वहाँ पे उसके भी हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स या जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के लोग चाक से परिचित थे। इसके अलावा प्राक हड़प्पा कालीन मिट्टी के खिलौने, इकहरे कड़े, हड्डी की सलाइयाँ, फल काटने के औजार इत्यादि प्राप्त हुए हैं। कृषि के अवशेष भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। संभवतः प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी की बाढ़ के कारण समाप्त हो गई। तो संपूर्ण नगर वर्गों में विभाजित था। प्रत्येक वर्ग में अनेक घर होते थे। एक घर में एक आंगन और उसके एक या अधिक तरफ कमरे होते थे। एक तरफ जो है प्रवेश द्वार होता था। कभी कभी आंगन के अतिरिक्त बरामदा भी होता था तथा एक कमरे के बाद दूसरा कमरा भी होता था। कुछ और बातें जो यहाँ के भवनों से संबंधित हैं। आंगन में चौकोर नादें होती थी। नाद जिनका उपयोग पशुओं को चारा खिलाने के लिए होता रहा होगा। पशुओं के नाद आज भी प्रयोग की जाती हैं। और किसी किसी घर के आंगन में कुएं और उनके निकट पक्की ईंटों की फर्श भी मिली है। कुछ घरों में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली हैं और आंगन के कोने में किसी एक कमरे में चूल्हा होता था। तो कमरों की फर्श पर या तो मिट्टी को अच्छी तरह से पीट करके उसको समतल कर दिया जाता था या मिट्टी की जो कच्ची ईंटें होती थी वो बिछी हुई होती थी। मिट्टी की एक विशेष प्रकार की टाइल जो है जिसे प्रतिच्छेदी जो इंटरसेक्टिंग जिसे कह सकते हैं वृत्तों का अलंकरण था। प्रत्येक घर में एक कमरा प्राय पूजा अर्चना के लिए भी होता था और उसमें आयताकार अग्निकुंड जमीन के अंदर धंसा हुआ दीवार के निकट बना हुआ पाया गया है। कालीबंगा का सभ्यता जो है उसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में इतिहासकार जो है पुरातत्व शास्त्री एक मत नहीं है। प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा सभ्यता संभवतः सरस्वती नदी में आई बाढ़ के कारण नष्ट हो गई थी, किंतु हड़प्पा कालीन कालीबंगा के नष्ट होने के कारण दूसरे थे। युद्ध के कोई अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुए हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था। बाढ़ भी इस सभ्यता के पतन का कारण नहीं था, यानी पोस्ट हड़प्पन जो सेटलमेंट्स थे उनकी बात कर रहे हैं हम। तो संभव है यहाँ वर्षा की कमी हो गई हो या इसके कारण रेतीली भूमि में उगने वाले वृक्ष और झाड़ियाँ अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगे। तो इस कारण नदी का पानी भी कम होता गया। अनाज के उत्पादन में भी कमी आ गई, अतः लोगों को पेट भरने में कठिनाई होने लगी। तब धीरे धीरे संभवतः इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो इस तरह से मित्रों इतिहास सदैव ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है, बहुत ही रुचिकर, क्योंकि इसमें जितनी वैरायटी आपको इतिहास में मिलती है उतनी वैरायटी किसी और सब्जेक्ट में नहीं मिलती। ये हम पाषाण काल से लेकर के आधुनिक युग तक में हुए परिवर्तनों को परिलक्षित करते हैं। जैसे अभी आपने कालीबंगा में देखा, जो कि बहुत ही आज से लगभग 5000-6000 साल पहले ये सभ्यता विकसित हुई थी, जिसमें प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स भी थे, पोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स भी थे और इनकी विशेषताएं जो है वो हमने जानी।
जल्दी ही आपके सामने फिर कुछ प्राचीन सभ्यताओं के विषय में वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।